हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज चेक करने वाले ध्रुव राठी भाई की न्यू वीडियो से। 1 2 3 लेट्स गो। दुनिया का सबसे खौफनाक डिक्टेटर आखिर कैसे राज करता है अपने देश पर। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों की डेली लाइफ कैसी गुजरती है, ये सोचने में भी आपको घुटन महसूस होगी। यहाँ सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि लोगों की पर्सनल लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को कंट्रोल किया जाए। कौन कहाँ रहेगा, क्या काम करेगा, क्या पढ़ेगा, ये सब सरकार डिसाइड करती है। आप कैसे कपड़े पहनते हो, कैसे बाल कटाते हो, कैसी फिल्में देखते हो, ये भी सरकार आपको बताती है। एक रैंडम टाइम पर आपके फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्क्रीनशॉट लेगा और ये स्क्रीनशॉट जाता है सीधा सरकार के पास, ताकि उन्हें हमेशा पता लग सके कि आप अपने फोन पर क्या देख रहे हो। क्राइम दादा ने किया है, लेकिन सजा पोते तक को भुगतनी पड़ती है। ये गिल्ट बाय एसोसिएशन का कानून लागू होता है। इसलिए एक परिवार का हर एक सदस्य बाकियों को शक की नजर से देखता है। एक भाई अपनी बहन से, एक पिता अपने बेटे से खुलकर बात भी नहीं कर सकता। इस सब के बावजूद पिछले कुछ सालों में किम जोंग उन की पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है। एक साइलेंट रेवोल्यूशन देखने को मिल रही है जिसे चला रही हैं नॉर्थ कोरिया की औरतें। अच्छा, क्या बात है। नमस्कार दोस्तों। साल 1981 नॉर्थ कोरिया के पॉलिटिकल प्रिजन कैंप नंबर 14 में एक प्रेग्नेंट औरत को कैद किया गया है। इस औरत का जेल में ही बच्चा पैदा होता है। अपने बच्चे का ये नाम रखती हैं शिन डोंग ह्यक, और ये लड़का जेल में ही बड़ा होता है। असल में बात क्या है कि नॉर्थ कोरिया की सरकार गिल्ट बाय एसोसिएशन की कॉन्सेप्ट में मानती है। अच्छा। अगर कोई व्यक्ति कोई पॉलिटिकल क्राइम करता है तो उसके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाता है। एक इंसान के किए की सजा 3 जनरेशंस को भुगतनी पड़ती है। यानी कि दादा ने अगर कोई क्राइम किया है तो पोता भी जेल में जाएगा। इसलिए शिन डोंग बचपन से ही जेल में बड़ा हुआ, क्योंकि नॉर्थ कोरियन सरकार का मानना था कि उसका खून गंदा हो चुका है। जेल में उसका बचपन बहुत ही खराब हालातों में गुजरा। उसे खाने में सिर्फ थोड़ा सा मक्के का दलिया दिया जाता था। वो जिंदा रहने के लिए घास और चूहे खाने लगता था। इस प्रिजन कैंप में करीब 20,000 कैदी थे और इस कैंप के रूल्स बड़े सिंपल थे। अगर आप भागने की कोशिश करोगे तो आपको सीधा गोली से मार दिया जाएगा। अगर आप किसी दूसरे को भागने की बात करते हुए सुनते हो और रिपोर्ट नहीं करते तो आपको भी मार दिया जाएगा। एक दिन जब शिन डोंग 13 साल की उम्र का हो गया था, उसने अपनी माँ और अपने भाई को जेल से भागने का प्लान बनाते हुए सुना। उसे ज्यादा समझ नहीं थी, छोटा था, बेचारा भूखा था, तो उसने ये बात जाकर गार्ड्स को बता दी, इस उम्मीद में कि गार्ड्स उसे थोड़ा ज्यादा खाना दे देंगे। इसके 7 महीने बाद सभी कैदियों को ग्राउंड पर इकट्ठा किया जाता है और सबसे आगे शिन डोंग को लाकर खड़ा किया जाता है और उसकी आंखों के सामने प्रिजन गार्ड्स उसकी मां को फांसी पर चढ़ा देते हैं और उसके भाई को गोलियों से मार देते हैं। ये सब देखने पर शिन डोंग को मजबूर किया जाता है और इसके बाद 6 महीने तक बेरहमी से उसका टॉर्चर भी किया जाता है। साल 2005, 23 साल की उम्र पर शिन डोंग खुद भागने की कोशिश करता है इस प्रिजन कैंप से और चांस की बात है कि वो सक्सेसफुल हो जाता है। गार्ड्स की नजरों से बचते हुए किसी तरीके से ये नॉर्थ कोरिया छोड़कर चाइना पहुंच जाता है और वहां से साउथ कोरिया। और यही कारण है कि इसकी कहानी दुनिया को पता चल पाती है। आगे चलकर शिन एक ह्यूमन राइट्स एडवोकेट बनते हैं। यूनाइटेड नेशंस तक इनकी आवाज पहुंचती है और इन पर बड़ी फेमस किताब लिखी जाती है, एस्केप फ्रॉम कैंप 14। In the Bible, you read about heaven and hell, and where in hell, those have to live amongst the flames. That's what the prison camp was like. शिन जैसे सर्वाइवर्स की कहानियों पर आधारित आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में दोस्तों कि नॉर्थ कोरिया में डेली लाइफ एक्चुअली में दिखती कैसी है। बहुत बढ़िया वीडियो। आम लोगों की जिंदगियां कैसी गुजरती हैं दुनिया की सबसे खौफनाक डिक्टेटरशिप में। नॉर्थ कोरिया की पॉपुलेशन करीब 2.5 करोड़ लोगों की है। अगर आप इसे नक्शे पर देखोगे तो ये साउथ कोरिया के जस्ट ऊपर मौजूद है। इसके वेस्ट में चाइना का बड़ा देश, और यही नक्शा अगर आप रात के समय में सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू देखोगे तो कुछ बड़ी ही अजीबोगरीब चीज आपको दिखाई देगी। चाइना और साउथ कोरिया रोशनी से जगमगाते हुए दिखते हैं, लेकिन यहाँ बीच में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। यही है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, DPRK। ये नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नाम है और इंटरेस्टिंग चीज देखो, इन्होंने अपने कंट्री के नाम में डेमोक्रेटिक डाल रखा है। इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि अपने आप को डेमोक्रेटिक कहने से कोई डेमोक्रेटिक नहीं बन जाता। नॉर्थ कोरिया में लोग रात को पढ़ नहीं सकते, टीवी नहीं देख सकते। लोग शाम को 7 बजे ही सोने चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अंधेरे में जीने की आदत हो गई है। साल 1995 में नॉर्थ कोरिया में मेंढकों की पॉपुलेशन धीरे धीरे गायब हो रही थी। बाद में लोगों को समझ में आया कि आम लोग इतने भूखे हो गए थे कि उन्होंने मेंढकों का शिकार करना शुरू कर दिया था। 1995 और 1998 के बीच में नॉर्थ कोरिया में जो अकाल पड़ा वो सबसे बड़े मैन मेड कैटास्ट्रोफीज में से एक था। कितने लोगों की भूख से मौत हुई ये आंकड़े कभी सामने नहीं आए, लेकिन 5 से 20 लाख लोग इसमें मारे गए ये अनुमान लगाया जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है दोस्तों कि नॉर्थ कोरिया की हालत हमेशा ऐसी नहीं होती थी। एक समय था जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से बेहतर हुआ करता था। सन 1980 में पर कैपिटा जीडीपी के मामले में नॉर्थ कोरिया इंडिया और चाइना दोनों से आगे था। यहाँ सबको फ्री हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग, हीटिंग और ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं दी जाती थी। 1950 से 1980 के बीच नॉर्थ कोरिया का जीडीपी हर साल करीबन 4.5% के ग्रोथ रेट से बढ़ता था। लेकिन दिक्कतें इनकी शुरू हुई 90s के समय में, जब सोवियत यूनियन टूटकर बिखर गया। In Moscow, the hammer and sickle is lowered for the last time, and an era comes to an end.
सोवियत यूनियन नॉर्थ कोरिया को सस्ता तेल और खाना देता था। यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बाद नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी भी बुरी तरीके से क्रैश कर गई। पावर स्टेशंस बंद हो गए, लाइट्स चली गई और लोग भूखे मरने लगे। अमेरिका जैसे देश ने नॉर्थ कोरिया की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया इस कंडीशन पर अगर वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को बंद कर दे तो, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं और अमेरिका और बाकी पूरी दुनिया ने इन्हें आइसोलेट कर दिया। अगस्त 1995 में भारी बाढ़ आई और नॉर्थ कोरिया के पास ना ही कैश था और ना ही क्रेडिट, लेकिन साथ साथ इनमें इतनी ह्यूमिलिटी भी नहीं थी कि अपनी जनता की मदद करने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर सके। साल भर साल हालत बद से बदतर होती गई और सारा ध्यान नॉर्थ कोरिया की सरकार कवर अप करने में लगा रही थी। इनकी कैपिटल सिटी है प्योंगयांग। यहाँ स्टेबल सोशलिज्म का मॉडल बताने के लिए इन्होंने सारे होमलेस और भूखे मरते लोगों को गायब कर दिया शहर से। यहाँ रहने वाले रूलिंग पार्टी के वर्कर्स को सारी सुविधाएं मिलती रही, लेकिन शहर के बाहर हालत बहुत ही खराब थी। ग्रामीण इलाकों में लोग भूखे मरते रहे। एंड्रयू नाट्सियोस अपनी किताब द ग्रेट नॉर्थ कोरियन फैमिन में बताते हैं कि नॉर्थ कोरियन परिवारों ने सर्वाइव करने के लिए अपने परिवार के बुजुर्ग लोगों को भूखे मरने दिया ताकि यंग फैमिली मेंबर्स को खाना मिल सके और वो जिंदा रह सके। बहुत से ग्रैंड पेरेंट्स ने तो अपने आप को अपनी मर्जी से ही खुद भूखा मार दिया ताकि उनके बच्चे जी सके। ये सब हो रहा था क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक बहुत ही टाइटली कंट्रोल्ड डिक्टेटरशिप थी, एक टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन ने मिलकर साथ में जापान और जर्मनी जैसे देशों को हराया तो जापान का कब्जा इस कोरियन पेनिनसुला से उठा और अमेरिका और सोवियत यूनियन ने इस देश को दो में बांटने का फैसला किया। नॉर्थ वाला हिस्सा सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में रहेगा, साउथ वाला अमेरिका के इन्फ्लुएंस में। यही चीज इन्होंने जर्मनी के साथ भी करी थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर को हराने के बाद जर्मनी को भी दो हिस्सों में बांट दिया था, ईस्ट जर्मनी सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में, वेस्ट जर्मनी अमेरिका के इन्फ्लुएंस में। अब क्योंकि नॉर्थ कोरिया पर सोवियत यूनियन का प्रभाव था तो वही विचारधारा यहाँ देखने को मिली। ये कम्युनिस्ट स्टेट बना और जापान से लड़ने वाले गोरिल्ला लीडर किम इल सुंग देश के पहले सुप्रीम लीडर बने। इसी दिन से लेकर आज तक इस एक परिवार का राज रहा है पूरे देश पर। आज किम इल सुंग के पोते किम जोंग उन देश के सुप्रीम लीडर और डिक्टेटर हैं। इस देश को एक कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप कहना भी सही नहीं है क्योंकि सही मायनों में ये है तो एक परिवार की डिक्टेटरशिप। जो भी कुछ इस देश में सरकार करती है किम फैमिली के राज को कंटिन्यू रखने के लिए करती है। यहाँ सरकार की पूरी कोशिश रहती है लोगों की पर्सनल लाइफ के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करने की। कौन कहाँ रहेगा, क्या काम करेगा, कहाँ पढ़ेगा, ये सब सरकार डिसाइड करती है। इसके अलावा टीवी पर लोग क्या देखते हैं, इंटरनेट पर उन्हें क्या देखने को मिलता है, लोग कहाँ ट्रैवल करते हैं, कैसा हेयर स्टाइल रखते हैं, ये सब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। स्कूल से शुरू करें तो स्कूल एजुकेशन इनके देश में फ्री है और हाई स्कूल करना मैंडेटरी है। जो स्कूल नहीं जाता उसे सजा दी जाती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। टीचर्स रिश्वत लेने के बाद ही किसी बच्चे पर ध्यान देते हैं और इसलिए जिनके पास पैसे होते हैं वो एक पर्सनल ट्यूटर रख लेते हैं अपने घर। It is a privilege to be allowed to live in Pyongyang, and it is an even greater privilege for your kids to attend an institution like this. असली में इनके स्कूलों की हालत कैसी है उसके ज्यादा वीडियोस ऑनलाइन मौजूद नहीं है, इसलिए जो वीडियोस आप देख रहे हो ये वो स्कूल है जो इनकी सरकार दिखाना चाहती है। इनके एलीट ऑफ द एलीट स्कूल्स। स्कूल के बाद कॉलेज में फैमिली बैकग्राउंड देखकर और रिश्वत देकर एडमिशन होता है। कॉलेज के बाद सभी लड़कों को मिलिट्री में कंपलसरी सर्विस करनी पड़ती है जो 10 साल तक की हो सकती है। पॉलिटिकल सिस्टम देखा जाए तो डिक्टेटरशिप होने के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया में हर 5 साल में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होती है, लेकिन बस बात यह है कि हर सीट पर सिर्फ रूलिंग वर्कर्स पार्टी का ही एक कैंडिडेट खड़ा हो सकता है और अगर इसके खिलाफ वोट किया किसी ने तो उसे देशद्रोही माना जाएगा। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके घर इनकी सीक्रेट पुलिस पहुंच जाएगी और आपको पागल घोषित कर देगी। ये सीक्रेट पुलिस क्या है इसकी आगे वीडियो में बात करते हैं, लेकिन यही कारण है कि नॉर्थ कोरिया का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 99.9% से भी ज्यादा है। ऑलमोस्ट हर एक इंसान यहां पर वोट देता है। सरकार वोटिंग को एक अनऑफिशियल सेंसस के तौर पर देखती है और जनता पर कंट्रोल रखने के लिए इस्तेमाल करती है। नॉर्थ कोरिया में कौन कैसे कपड़े पहनेगा, कैसे बाल कटाएगा, ये सब गवर्नमेंट तय करती है। इनकी एक अप्रूव्ड हेयर स्टाइल्स की लिस्ट है। अभी महिलाओं और पुरुषों के लिए सिर्फ 15-20 हेयर स्टाइल्स ही अप्रूव किए गए हैं। 2017 के न्यूज आर्टिकल में मेंशन की गई इस फोटो को देख सकते हो जिसमें आदमियों के 15 हेयर स्टाइल्स दिखाए गए हैं। अगर आपको अपने बाल कटाने हैं नॉर्थ कोरिया में तो इन 15 में से एक हेयर कट चुन लो। और एक चीज नोटिस करोगे आप कि इनके डिक्टेटर किम जोंग उनका जो खुद का हेयर कट है वैसा हेयर कट इस अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं आता क्योंकि वैसा हेयर स्टाइल किसी और को रखने की इजाजत नहीं है। वो जैसा चश्मा पहनते हैं नॉर्थ कोरिया में कोई भी और इंसान वैसा चश्मा नहीं पहन सकता। इस देश में लोग अपने बालों पर डाई भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ डाई पर भी बैन है। इसके साथ साथ कपड़ों की बात की जाए तो ब्लू जीन्स, रिप्ड जीन्स और स्किनी जीन्स पर भी बैन लगा हुआ है। इसके अलावा ब्रांडेड कपड़े भी बैंड है क्योंकि इन्हें वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव के तौर पर देखा जाता है। लड़कियों के लिए टाइट ड्रेस, छोटी स्कर्ट और सन हैट पहनने पर भी मनाही है। इन सब रूल्स के अलावा आपके कपड़े किसी भी एस्पेक्ट से वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। महिलाएं रेड लिपस्टिक नहीं लगा सकती। मेकअप को भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के तौर पर देखा जाता है तो कम से कम मेकअप करना ही अलाउड है। अब इतने सारे रूल्स सुनकर आपके मन में भी सवाल उठेगा कि आखिर इन रूल्स को इंप्लीमेंट कौन करेगा। इसके लिए है दोस्तों नॉर्थ कोरिया में फैशन पुलिस। फैशन पुलिस, मजाक नहीं कर रहा। अगर किसी इंसान ने इन रूल्स को तोड़ने की कोशिश करी तो फैशन पुलिस का सामना उन्हें करना पड़ा। ये फैशन पुलिस के लोग आम जगहों पर घूमते रहते हैं चुप चुप कर। जो भी रूल्स के खिलाफ कपड़े पहनता नजर आता है उनके कपड़ों को काट दिया जाता है। कुछ लोगों को फाइन भरना पड़ता है और कुछ लोगों को तो जेल की भी सजा हो जाती है। एक इंसान के ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर आखिर सरकार इतना क्यों कंट्रोल करना चाहती है? इसके पीछे कारण है कि इनकी सरकार फैशन को एक कल्चरल इन्वेजन के तौर पर देखती है। उनका मानना है कि ये वेस्टर्न कैपिटलिस्ट लाइफस्टाइल अगर इनके देश में घुस गया तो ये देश के लिए खतरा है। उन्हें इस बात का डर है कि अगर लोग विदेशी चीजों को पसंद करने लग गए तो अपने देश को पसंद करना बंद कर देंगे। नॉर्थ कोरियन सरकार इस मुद्दे पर इतनी सीरियस है कि 2005 में इन्होंने हेयर स्टाइल्स को लेकर एक प्रोपेगेंडा सीरीज भी बना दी थी। लेट्स ट्रिम आवर हेयर इन अकॉर्डेंस विद द सोशलिस्ट लाइफस्टाइल। अच्छा,
इस प्रोपेगेंडा सीरीज में बताया गया कि लंबे बाल रखना अनहेल्दी होता है और इनसे इंसानों की बुद्धि कम हो जाती है। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों के लिए नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की डेवलपमेंट भी ना के बराबर है। हमारे देश से कंपेयर करो तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जैसे यूपीआई ने बहुत अच्छे से ग्रो किया है, लेकिन वहां पर किसी भी सेक्टर में प्रोग्रेस ना के बराबर है। बाकी किसी भी आम देश में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के साथ नई सर्विसेज भी ग्रो करती है। हमारे आज के वीडियो के स्पॉन्सर पॉप इसका एक अच्छा उदाहरण है। इमेजिन करो एस्पेक्ट आता है लोगों की मूवमेंट को कंट्रोल करना। लोग अपने ही देश में एक हिस्से से दूसरे हिस्से नहीं जा सकते, इसके लिए उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है और पर्पस बताना पड़ता है कि वो ये क्यों कर रहे हैं। ये तो बात हुई डोमेस्टिक ट्रैवल की, लेकिन अगर कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहे, अपने देश से बाहर घूमने जाना चाहे, तो उस पर और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट बैन लगा हुआ है। कोई भी सरकार की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकता और बिना परमिशन के बाहर जाने को देश के साथ विश्वासघात माना जाता है। ऐसा अगर कोई करेगा तो उसके पूरे परिवार को फोर्स्ड लेबर और टॉर्चर से लेकर उम्र कैद और मौत तक की सजा हो सकती है। जिन शिनडोंग की कहानी मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी, जानते हो कि उनका पूरा परिवार क्यों बंद था इस प्रिजन कैंप में? क्योंकि शिनडोंग के एक अंकल साउथ कोरिया भाग गए थे। इस बात के लिए पूरे परिवार की कई जनरेशंस को जेल में डाल रखा था इस प्रिजन कैंप में। इस बात पर भी इनकी सरकार इतनी सीरियस है कि कोविड के बाद बॉर्डर गार्ड्स को देश छोड़ने या देश में घुसने की कोशिश कर रहे किसी भी इंसान को देखते ही गोली मारने का आदेश था। इस आदेश के बाद 14 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन इतने खतरे के बावजूद भी दोस्तों लोग देश से भागने की कोशिश करते रहते हैं। ज्यादातर लोग भागकर चीन जाते हैं क्योंकि लैंड बॉर्डर से कनेक्शन उसी तरफ ज्यादा आसान है। लेकिन चाइना खुद एक डिक्टेटरशिप है और चाइना की सरकार इन लोगों को वापस नॉर्थ कोरिया को सौंप देती है। 2023 की इस खबर को देखिए, चाइना ने लगभग 500 लोगों को जबरदस्ती वापस नॉर्थ कोरिया भेजा। एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया में कोई फॉरेन मूवीज रिलीज नहीं होती है। यहाँ टीवी और रेडियो पर सरकारी चैनल ही आते हैं जिन पर सरकार का प्रोपेगेंडा भर भर कर दिखाया जाता है। The morning broadcast begins with the national anthem and tributes to North Korea's former rulers. There are cartoons, news programs praising the regime, and of course, the star of the show. Kim Jong-un is presented as a god, provoking fan frenzies, reminiscent of Taylor Swift, a man of the people, even braving floodwaters, narrowly dodging tree branches to rescue his citizens. फॉरेन शोज और मूवीज देखना भी एक गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पर सख्त सजा होती है। 2022 की इस खबर को देख लीजिए। एक साउथ कोरियन ड्रामा देखने और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 2 टीनेजर्स को 12 साल हार्ड लेबर की सजा सुनाई। इमेजिन करके देखो, यहाँ पर कोई बच्चा एक साउथ कोरियन मूवी देखना चाहता है और इस गुनाह के लिए उसे 12 साल जेल में डाल दिया जाए। 2022 की एक और खबर है जहां साउथ कोरियन फिल्में और म्यूजिक देखने और शेयर करने के लिए एक युवक को तो सरेआम गोली मारकर मौत की सजा दे दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी एंटरटेनमेंट की इतनी सख्त कमी है देश में कि लोग छिप छिप कर साउथ कोरियन ड्रामास को स्मगल करते हैं। यहाँ के लोकल मार्केट्स में ब्लैक में आपको साउथ कोरियन फिल्में मिल जाएंगी। पहले क्या होता था, इनकी डीवीडीज मिलती थी तो लोग पुराना चाइनीज डीवीडी प्लेयर खरीद कर ये शोज देखते थे अपने घर में। इनको पकड़ने के लिए सरकारी अथॉरिटीज रैंडमली बिजली काट देते थे। लाइट जाने का मतलब है कि सीडी डीवीडी वहीं अटक जाएगी, वो बाहर नहीं आ सकती डीवीडी प्लेयर से। तो इस दौरान अंधेरी रात में वो घुसते थे लोगों के घरों में और डीवीडी प्लेयर फिर जबरदस्ती खोलकर देखते थे कि कौन सी डीवीडी लगी हुई है। टाइम के साथ साथ लेकिन लोगों ने यूएसबी स्टिक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इन्हें छुपाना ज्यादा आसान होता है। Even though North Koreans lack internet connections, they can watch smuggled movies and TV shows on their computers or on Chinese video players with USB ports, like these called Notels. ये विदेशी शोज और मूवीज देखते समय लोग अपने घर की लाइट्स और सारी खिड़कियां बंद करके देखते हैं ताकि पड़ोसियों को भी ना दिख सके और आवाज बहुत कम करके शोज देखते हैं। इंटरनेट की बात करी जाए तो बहुत ही लिमिटेड इंटरनेट नॉर्थ कोरिया में चलता है। इसे चलाने के लिए भी सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन लेने के बाद एक लाइब्रेरियन 2 लोगों के बीच बैठा रहता है, नजर रखता है कि आप क्या सर्च कर रहे हो इंटरनेट पर। हर 5 मिनट में कंप्यूटर का स्क्रीन फ्रीज हो जाता है और आगे इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए लाइब्रेरियन को अपना फिंगरप्रिंट लगाना पड़ता है। एक आदमी सिर्फ 1 ही घंटे तक इंटरनेट चला सकता है और ज्यादा समय चाहिए तो दोबारा से सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। आम लोगों के लिए नॉर्थ कोरियन सरकार ने खुद का एक इंटरनल इंटरनेट बना रखा है, इंट्रानेट कह सकते हो इसे। लोग अपने फोन और कंप्यूटर्स में ये इंट्रानेट चलाते हैं जहां पर सब कुछ कंट्रोल है। एग्जैक्टली कौन सी वेबसाइट्स इस इंटरनेट पर अवेलेबल है ये सरकार ने चुन चुन कर बनाई है और कुछ ही गिनी चुनी वेबसाइट्स हैं। इसके अलावा ये इतना महंगा है कि ज्यादातर लोग इसे इस्तेमाल कर ही नहीं पाते। नॉर्थ कोरिया में किसी भी तरीके का सोशल मीडिया एग्जिस्ट नहीं करता है। या फेसबुक और नेटफ्लिक्स जैसी वेबसाइट से क्लोन बनाने की कोशिश करी गई थी लेकिन ये कोशिश सफल नहीं हुई। जो स्मार्टफोन्स यहां मिलते हैं उन्हें बड़े भयंकर तरीके से सेंसर किया जाता है। उन फोन्स के जरिए आप कोई भी इंटरनेशनल कॉल नहीं कर सकते। एक रैंडम टाइम पर फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्क्रीनशॉट लेता है। ये स्क्रीनशॉट सरकार के पास जाता है ताकि देख सके सरकार की एग्जैक्टली आप अपने फोन पर क्या कर रहे हो। इसके अलावा इन स्मार्टफोन्स में सॉफ्टवेयर की कोडिंग इस तरीके से करी गई है कि सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंटेंट ही दिखे। सरकार द्वारा अप्रूव्ड एप्स डाउनलोड करने के लिए कोई ऐप स्टोर नहीं है, उसके लिए भी लोगों को एक फिजिकल स्टोर में जाना पड़ता है। इमेजिन कर सकते हो कि कितनी घुटन में यहाँ पर लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं। रिलीजन की बात करी जाए तो नॉर्थ कोरिया ऑफिशियली एक एथिस्ट देश है। लोगों को कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस या प्रीच करने की आजादी नहीं है और इसकी सजा भी मौत हो सकती है। क्रिश्चियंस को, ईसाइयों को यहाँ खास तौर पर निशाना बनाया जाता है क्योंकि उन्हें अमेरिका से जोड़कर देखा जाता है। पॉलिटिकल प्रिजन कैंप्स में हजारों क्रिश्चियंस बंद हैं जिन्हें टॉर्चर किया जाता है। 2009 में री ह्योन ओक नाम की एक महिला को बाइबल बांटने के लिए सरेआम गोली मार दी गई थी और उसके पति और 3 बच्चों को पॉलिटिकल प्रिजन कैंप भेज दिया गया। ओ माय गॉड फिल्म का एक बड़ा फेमस डायलॉग मुझे याद आता है कि जब आप लोगों से उनका भगवान छीनते हो तो लोग कहीं ना कहीं भगवान ढूंढ ही लेते हैं। लोगों से उनका धर्म कभी मत छीनना,
अगर तुम लोगों से उनका धर्म छीनोगे तो वो तुम्हें अपना धर्म बना लेंगे। नॉर्थ कोरिया में किम परिवार खुद एक रिलीजन की तरह बन गया है। खासकर नॉर्थ कोरिया के पहले सुप्रीम लीडर किम इल सुंग और दूसरे सुप्रीम लीडर किम जोंग इल, इन दोनों को देवताओं की तरह पूजा जाता है। घर, ऑफिस, स्कूल और हर एक पब्लिक प्लेस पर इन दोनों नेताओं की तस्वीरें और मूर्तियां हैं। नॉर्थ कोरिया में आप कहीं भी घूमोगे आपको ऐसा लगेगा जॉर्ज ऑरवेल के 1984 नॉवल के बिग ब्रदर की तरह ये दोनों नेता हमेशा आपको देख रहे हैं। सीक्रेट पुलिस घर घर जाकर चेक करती है और अगर इनकी तस्वीरें आपके घर में नहीं मिलती तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। लोगों को इन तस्वीरों और मूर्तियों की अपनी जान को खतरे में डालकर भी रक्षा करनी होती है। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। साल 2020 का एक केस है जहां पर महिला ने अपने जलते हुए घर से इन नेताओं की तस्वीरों को बचाने की बजाय अपने 2 बच्चों को बाहर निकाला। उस महिला को जांच का सामना करना पड़ा और हॉस्पिटल में भर्ती हुए उसके 2 बच्चों को दवाइयां भी नहीं दी सरकार ने। एक और केस देखिए, एक व्यक्ति ने बताया कि जब उसके पिता ने अनजाने में अखबार में छपी किम जोंग इल की तस्वीर को गंदा कर दिया तो उनके पिता को पॉलिटिकल प्रिजन कैंप भेज दिया गया। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है। देश की 69% आबादी इतनी गरीब है कि उनके पास 2 वक्त के खाने और पानी, एजुकेशन, हॉस्पिटल जैसी बेसिक जरूरतों के लिए भी पैसे नहीं है। ज्यादातर घरों में फ्रिज, वॉशिंग मशीन और साइकिल जैसी रोजमर्रा के जीवन की चीजें भी नहीं है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि देश में लगभग सभी आदमी, सभी पुरुष गवर्नमेंट असाइंड जॉब करते हैं। इनको अभी भी साल 1990 से पहले के रेट के हिसाब से सैलरी मिलती है। तो कितनी तनख्वाह होती है आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। पर मंथ 7 से 9 किलोग्राम मक्के के बराबर है। ये अपनी मंथली सैलरी से सिर्फ 7 से 9 किलोस कॉर्न खरीद सकते हैं। 2014 में नॉर्थ कोरिया छोड़ चुके एक डॉक्टर ने बताया कि डॉक्टर्स को मंथली 3500 वॉन सैलरी मिलती है, जिससे 1 किलो चावल भी नहीं आता। क्योंकि परिवार में जो मर्द है उनकी इतनी कम कमाई है तो ज्यादातर नॉर्थ कोरिया के परिवारों में घर महिलाओं की कमाई से चलता है। जिन औरतों की शादी हो गई है उन्हें गवर्नमेंट असाइन जॉब करने को मजबूर नहीं किया जाता और वो लोकल मार्केट में काम करके पैसे कमाती है। लोकल मार्केट को यहाँ नाम दिया जाता है जांग मडांग का। घर की इनकम में लगभग 70% से अधिक हिस्सेदारी महिलाओं की होती है। जब 1990s के बाद सरकार लोगों को खाना तक नहीं दे पा रही थी तो लोगों ने चीजें अपने हाथ में ले ली और उन्होंने खुद से पैसे कमाने के जुगाड़ करने शुरू किए। जगह जगह लोकल ब्लैक मार्केट्स पैदा होने लगे। लोग यहाँ आकर चीजें बेचते और उससे होने वाली कमाई से अपना पेट भरते। मतलब जिससे जैसा जुगाड़ हो पा रहा था वो उस तरीके से अपना पेट भरने और जिंदा रहने के लिए कमाई करने लगे। धीरे धीरे इन मार्केट्स ने पैर जमा लिए और अब यहाँ पर फूड और ड्रग्स से लेकर साउथ कोरियन फिल्मों की इलीगल यूएसबीज तक सब मिलता है। यही मार्केट्स जिन्हें जांग मडांग कहा जाता है अब नॉर्थ कोरिया में हाउस होल्ड इनकम का मेन सोर्स है। क्योंकि परिवार के ज्यादातर आदमी गवर्नमेंट असाइन जॉब्स में बिजी होते हैं तो मोस्टली महिलाओं के ही बल पर ये ब्लैक मार्केट्स चलती है। इन्हीं मार्केट्स के जरिए इन्फॉर्मेशन भी आती है और लोगों को बाहर के देशों के बारे में पता चल पाता है। लोगों को पता चलता है कि बाहर की दुनिया में कितनी आजादी है, बाकी सारे देश कितनी बेहतर जिंदगी देते हैं अपने नागरिकों को नॉर्थ कोरिया के कंपैरिजन में। इसलिए कई लोग अब समय के साथ साथ अपने देश से डिसइल्यूजन भी होते जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया में। सभी लोगों की पॉलिटिकल लॉयल्टी के आधार पर पूरा देश 3 क्लासेस में बट गया है। सबसे पहली कोर क्लासेस यानी वफादार लोग, दूसरी वेवरिंग यानी वो लोग जो संदेह के दायरे में आते हैं, जो अनश्योर हैं, और तीसरी हॉस्टाइल यानी वो लोग जिन्हें सरकार का दुश्मन माना जाता है। यूनाइटेड नेशंस के इस डॉक्यूमेंट में देखिए इसे सोंगबुन सिस्टम कहा जाता है। कौन कहां रहेगा, उसका क्या ऑक्यूपेशन होगा, उसे सरकार की तरफ से कितना खाना मिलेगा, हेल्थ केयर, एजुकेशन और बाकी सारी सुविधाएं मिलेंगी, ये सब सोंगबुन तय करेगा। नॉर्थ कोरिया में शादी तक सोंगबुन देखकर होती है। एग्जाम्पल के तौर पर इनकी जो राजधानी है प्योंगयांग, ज्यादातर रिसोर्सेज और अपना पैसा सरकार वहीं पर खर्च करती है ताकि इसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा सके। तो वहां रहने वाले लोग यूजुअली सिर्फ कोर क्लास के लोग होते हैं। हॉस्टाइल क्लास के लोगों को इस शहर के 50 किलोमीटर के दायरे में रहने की परमिशन नहीं है। सरकार को जिन लोगों पर शक होता है अक्सर वो उन्हीं के ही परिवार के लोगों का इस्तेमाल करती है जासूसी करने के लिए। हॉस्टाइल क्लास के नागरिकों से एक दूसरे की जासूसी कराई जाती है। इसके कारण लोग अपने फैमिली मेंबर्स को भी कुछ नहीं बताते क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है कि कौन जासूसी करते हैं। ऐसा ही एक केस हुआ था ये वाला, जहां पर एक महिला को 10 साल के लिए पॉलिटिकल प्रिजन कैंप भेज दिया गया क्योंकि उसकी बहू ने अधिकारी को बता दिया कि वो बेटे के साथ देश से भागने की प्लानिंग कर रही है। अगर किसी परिवार का कोई भी मेंबर या रिलेटिव कोई भी पॉलिटिकल क्राइम कर देता है तो पूरी फैमिली का जो क्लास है यहाँ पर सोंगबुन क्लास, उसे घटा दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया के लोगों की एक और बड़ी प्रॉब्लम है फोर्स्ड लेबर, एक तरीके से मॉडर्न डे स्लेवरी। कंस्ट्रक्शन से लेकर खेतों, खदानों और फैक्ट्री तक हर जगह लोगों से फोर्स्ड लेबर के जरिए 12 से 18 घंटे तक काम कराया जाता है। हालत इतनी खराब है कि नॉर्थ कोरिया देश की पूरी इकोनॉमी इस फोर्स्ड लेबर पर चल रही है क्योंकि जो पैसा है वो हथियार बनाने में खर्च कर दिया जाता है। सबसे ज्यादा फोर्स्ड लेबर डिटेंशन सेंटर्स और पॉलिटिकल प्रिजन कैंप्स में बंद कैदियों से कार्रवाई कराई जाती है। नॉर्थ कोरिया के कानून में मजदूरी करवाकर प्रिजनर्स को ठीक किया जाता है और आरोपियों को सालों फोर्स्ड लेबर की सजा दी जाती है। अगर आप एक नॉर्थ कोरियन है और आपने इनके डिक्टेटर के खिलाफ कुछ भी गलती से गलत कर दिया तो ना सिर्फ आपके लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए। यहाँ गिल्ट बाय एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई भी पॉलिटिकल क्राइम किया है तो उसके पूरे परिवार को प्रिजन कैंप में डाल दिया जाता है। परिवार की 3 जनरेशन तक इन कैंप्स में रखी जाती है, यानी कि अगर दादा ने कुछ गलत किया है तो उसकी सजा
सजा पोते तक को भी भुगतनी पड़ेगी। और इनकी जो जेल्स हैं, इन पॉलिटिकल प्रिजनर्स की कंडीशंस आम लोगों से भी कहीं ज्यादा बुरी होती है। जियोंग क्यूनगिल के अनुसार 50 स्क्वायर मीटर के एक कमरे में 30 से 40 प्रिजनर्स को रखा जाता है। अभी नॉर्थ कोरिया में करीब 5 से 6 प्रिजन कैंप्स हैं, जिनमें टोटल 80,000 से लेकर 1,20,000 लोग कैदी बताए जाते हैं। यहाँ कैदियों को अक्सर भूखा मारा जाता है, उनसे 16 से 18 घंटे खदानों में काम कराया जाता है, खेतों में काम कराया जाता है। बदले में खाने के लिए राशन इन्हें इतना कम मिलता है कि केवल इन पर निर्भर रहने वाला कैदी भूख से मर जाता है। लगभग 40% कैदी इनके प्रिजन कैंप्स में भूख के मारे ही मर जाते हैं। भूखा मरने से बचने के लिए कैदी अक्सर घास, चूहे और सांप जैसी चीजों को खाते हैं। वो जमीन पर बिखरे हुए खाने के टुकड़ों को भी नहीं छोड़ते। डॉक्यूमेंट के इस पेज नंबर पर देखिए क्या लिखा है। कुछ कैदी तो सुअरों के चारे को भी खा जाते हैं। हालत इतनी खराब है, लेकिन ये सब करना अलाउड भी नहीं है। एक बार एक केस हुआ था जब एक 7 साल की बच्ची ने सड़क से कुछ अनाज के दाने उठाकर खा लिए, तो एक गार्ड ने उसे इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। पॉलिटिकल प्रिजन कैंप नंबर 15 में खेत से आलू चुराने के लिए एक कैदी को बाकी कैदियों के सामने सरेआम मौत की सजा दे दी गई। भागने की कोशिश करने वाले ज्यादातर कैदी या तो गार्ड्स के हाथों मारे जाते हैं या फेंसेस में दौड़ते बिजली के करंट से मारे जाते हैं। शिन डोंग ह्यक का दोस्त भी इसी करंट से मारा गया था। उस दिन की बात है जब दोनों को शाम को फेंसेस के आसपास आग के लिए लकड़ी इकट्ठी करने के लिए भेजा गया था। मौका पाकर उन्होंने भागने की सोची। शिन डोंग का दोस्त फेंसेस के पास पहले पहुंचा और एक छेद से निकलने की कोशिश करते वक्त बिजली का करंट उसे लग गया और मारा गया। लेकिन उसकी बॉडी ने करंट को आगे बढ़ने से रोक दिया और शिन डोंग उसी छेद से भागने में कामयाब रहा। And in the process, a fellow inmate who ran next to me died when he got electrocuted by the perimeter fence. And my skin got burnt as well. एक फॉर्मर गार्ड म्योंग चोल ने बताया कि गार्ड्स को वॉर या रेवोल्यूशन होने की स्थिति में कैंप में बंद सभी कैदियों को मारने का आदेश है, ताकि इन कैंप्स की मौजूदगी के सारे सबूत मिटाए जा सके। जर्मनी में हिटलर की नाजी सरकार ने भी अपने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में एक समय ऐसा ही किया था। इसी कारण यूनाइटेड नेशंस की एक इंक्वायरी में कहा गया कि नॉर्थ कोरिया की लीडरशिप इतने बड़े पैमाने पर अपने ही नागरिकों के ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रही है जैसे मॉडर्न वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया है, और मानवता के खिलाफ उसके अपराध नाजीज द्वारा किए गए अपराधों से बहुत मिलते जुलते हैं। अब तो नॉर्थ कोरियन सरकार अपने लोगों को रशिया, चाइना, गल्फ नेशंस, पोलैंड और अफ्रीका जैसी जगहों पर भी काम करने के लिए भेजती है। वहां भी उन्हें स्लेव्स की तरह एक्सप्लॉइट किया जाता है। नॉर्थ कोरिया के लगभग 1 लाख लोग इसी तरीके से विदेश में फोर्स लेबर और स्लेवरी कर रहे हैं। अभी की इस खबर को देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर में लड़ने के लिए भी रशिया के बिहाफ पर नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स गए। नॉर्थ कोरिया के लोगों की सबसे बड़ी दुश्मन सीक्रेट पुलिस है। इस पूरे देश में जितने भी बड़े ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं, उन सब की जड़ में यही सीक्रेट पुलिस मौजूद है। लोगों को गायब करने से लेकर उन्हें पॉलिटिकल प्रिजन कैंप्स में तड़पाने तक सारे काम सीक्रेट पुलिस करती है। पूरे देश में हर जगह इस एजेंसी के एजेंट, स्पाइज और इन्फॉर्मर्स फैले हुए हैं। यही सीक्रेट पुलिस लोअर सोंगबुन तीसरी क्लास वाले लोगों को एक दूसरे की जासूसी करने पर भी मजबूर करती है। इस कारण से पूरे समाज में कोई भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाता। लोगों को हमेशा ये डर लगा रहता है कि पता नहीं कौन यहाँ पर जासूस निकल जाए, इसलिए वो कोई भी सेंसिटिव बात बोलते नहीं, कभी अपने परिवार के सामने तक नहीं। सीक्रेट पुलिस ने हर इलाके को 30-40 घरों के एक ग्रुप में बांटा हुआ है। हर एक ग्रुप की एक नेबरहुड एसोसिएशन होती है जो लोगों पर नजर रखती है और लोगों को जासूसी करने के लिए इंकरेज करती है। इसके अंतर्गत आने वाली सभी चीजें टॉप सीक्रेट और अल्टीमेट सीक्रेट होती हैं। 2002 में जब नॉर्थ कोरियन सरकार की टेलीफोन बुक लीक हुई तो इसमें सीक्रेट पुलिस के अधिकारियों के नंबर तक नहीं थे, क्योंकि ये बुक सिर्फ सीक्रेट थी, टॉप सीक्रेट नहीं। ये संगठन इतना सीक्रेटिव है कि इसके चीफ्स के नाम भी पब्लिक को नहीं पता। ये सब सुनकर अब आप ये भी समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि इस लेवल की क्रूर डिक्टेटरशिप कैसे इतने सालों से बरकरार है इस देश में। 75 सालों से ये चली आ रही डिक्टेटरशिप आज के दिन तक जिंदा है और पता नहीं कितने और सालों तक यहाँ रहने वाले लोगों को ये सब सहना पड़ेगा। 3 मेन कारण है इसके पीछे। पहला, क्रूअल्टी। हर छोटी चीज के लिए लोगों को मौत की सजा दे दो। लोगों के मन के अंदर इतना डर पैदा कर दिया गया है कि एक छोटा सा गलत कदम उठाने से पहले भी लोग 2 बार सोचेंगे। लोग डर के साए में जीते हैं। उन्होंने देखा था कि किस तरह किम जोंग उन ने अपने खुद के अंकल को मरवा दिया था, इसलिए उन्हें पता है कि ये इंसान किस लेवल का दुष्ट हो सकता है। लोगों को पता है कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो उनका पूरा परिवार प्रिजन कैंप में जाएगा। दूसरा कारण है इनका ये 3 क्लास सोंगबुन सिस्टम। पूरे देश को 3 जातों में बांट दिया। सबसे ऊपर की जात हमारे वफादार लोग, जैसे ही किसी पर शक हो उनके पूरे परिवार को निचली जात में डाल दो। जो हमारी वफादारी करे उन एलीट ग्रुप्स को इतना खुश रखो कि वो हमेशा वफादारी करते रहे। तीसरा कारण, भरपूर प्रोपेगेंडा। नॉर्थ कोरिया में लोग बचपन से ही प्रोपेगेंडा का शिकार रहे हैं। स्कूल से लेकर कॉलेज तक उन्हें बार-बार 100 बार कहानियां सुनाई गई हैं कि कैसे उनके ये सुप्रीम लीडर भगवान जैसे हैं। ढेरों झूठी कहानियां फैलाई गई हैं जिसकी मदद से ये अपने डिक्टेटर को भगवान की तरह पेश करते हैं। ऐसी ही एक कहानी है कि जब किम जोंग उन पावर में आए तब बताया गया कि सिर्फ 3 साल की उम्र में उन्होंने गन चलानी सीख ली। सिर्फ 5 साल की उम्र में वो घुड़सवारी सीख गए थे। कुछ कहानियां और भी ज्यादा अनरियलिस्टिक की कैटेगरी में आ जाती हैं। एक कहानी बताती है कि जब दादा किम इल सुंग ने किम जोंग उन से एक सेब लाने को कहा था तो किम जोंग उन एक शॉवल मांगने लगे, क्योंकि वो
पूरे पेड़ को उखाड़ लाना चाहते थे। न्यूज के नाम पर इस देश में सिर्फ और सिर्फ सरकारी प्रोपेगेंडा दिखाया जाता है। कोई भी खबर हो उसमें हमेशा सरकार के गुणगान होते हैं, और कुछ भी बाहर की न्यूज दिखानी हो, फॉरेन देशों में वर्ल्ड न्यूज दिखानी हो, तो हमेशा उसे नेगेटिव तरीके से दिखाया जाता है। नॉर्थ कोरिया के लोगों को ऐसा दिखाया जाता है कि बाकी दुनिया में हालात बहुत ही बुरे हैं, लोग करप्शन, बीमारियां और अलग अलग डिजास्टर्स झेल रहे हैं। और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा खुशहाल और लकी लोग हैं, क्योंकि उनके पास किम जोंग उन जैसे महान नेता का सहारा है। इस प्रोपेगेंडा के जरिए पब्लिक को ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, जिससे उन्हें कंट्रोल करना आसान। लेकिन कोई भी तानाशाही कितनी ही ताकतवर और कितनी ही खौफनाक क्यों ना हो, हमेशा के लिए नहीं चल सकती। और नॉर्थ कोरिया में भी आज के दिन इसके संदेश साफ दिख रहे हैं कि किम जोंग उन की पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है जांग मदांग का राइज, वो छोटे छोटे ब्लैक मार्केट्स जिन्हें महिलाओं के द्वारा चलाया जा रहा है। जू यांग जो 2010 में नॉर्थ कोरिया छोड़कर भागी थी, उन्होंने बताया कि शुरुआत में सरकार इन मार्केटों पर रोक लगाना चाहती थी। शुरुआत में सरकार हर चीज को कॉन्फिस्केट कर लेती थी, लेकिन टाइम के साथ साथ ये मार्केट्स इतनी तेजी से बड़े हुए, इतनी तेजी से लोगों में फैले कि ऑलमोस्ट हर नॉर्थ कोरियन ने इनमें ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी। नॉर्थ कोरिया जितनी ताकतवर सरकार भी इन्हें रोक नहीं पाई, पावरलेस फील करने लगे। साल 2009 में इसके चलते इन्होंने एक बहुत बड़ा करेंसी रीवैल्यूएशन किया, लोगों की प्राइवेट वेल्थ को खत्म करने की कोशिश की, अपना कंट्रोल और जमाने की कोशिश की। लेकिन ये इन पर भारी पड़ गया। नॉर्थ कोरिया जैसे देश में भी जनता की तरफ से इतना आउटरीच देखने को मिला कि सरकार को एक्चुअली में माफी मांगनी पड़ी और कुछ कदम अपने वापस लेने पड़े। इसके पीछे सिंपल कारण था यूनिटी। इस मुद्दे पर सरकार लोगों को बांट नहीं पाई, एक दूसरे के खिलाफ जासूसी नहीं करवा पाई, इसलिए फेल हो गई। इन्हीं मार्केट्स की मदद से पिछले कुछ सालों में फॉरेन मीडिया और फॉरेन फिल्मों का इन्फ्लुएंस नॉर्थ कोरिया में तेजी से बढ़ा है। जिस झूठे प्रोपेगेंडा की मदद से सरकार ने बेवकूफ बनाकर रखा था लोगों को, वो कांच की तरह टूटकर बिखरते जा रहा है जैसे जैसे लोगों को फॉरेन मीडिया का एक्सपोजर मिल रहा है। यह है जियोंग कांग, जिन्होंने 2010 में नॉर्थ कोरिया छोड़ा। साउथ कोरियन ड्रामास की वजह से इनका माइंड पूरी तरीके से खुल गया। इन्हें एक ऐसी दुनिया देखने को मिली जो इन्होंने इमेजिन भी नहीं करी थी एग्जिस्ट करती हो। यूएसबी स्टिक्स की मदद से काम करना और भी आसान हो गया। दो इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स हैं यहाँ पर। 81% नॉर्थ कोरियंस जिन्होंने देश को छोड़ा उन्हें यूएसबीज का एक्सेस था, और 98% नॉर्थ कोरियंस जिनके पास यूएसबी थी वो इलीगल मीडिया उसमें कैरी कर रहे थे जो उनकी सरकार के खिलाफ था। मेजॉरिटी जनता को अब धीरे धीरे बाहर की दुनिया के बारे में खबर पता चल पा रही है, क्योंकि नॉर्थ कोरियन लोग इन मार्केट्स में साथ में बैठकर इन इलीगल एक्टिविटीज में एंगेज करते हैं। ये एक नया जरिया बनता जा रहा है लोगों के बीच में ट्रस्ट डेवलप करने का। सरकार का जो जासूसी वाला सिस्टम है, परिवार के सदस्यों में शक और डर पैदा करने का जो सिस्टम है, वो इसके सामने फेल हो रहा है। शिमोन हू जो 2013 में नॉर्थ कोरिया एस्केप किए, कहते हैं कि हम साथ में बैठकर दोस्तों के साथ ये फॉरेन फिल्में देखते थे, और क्योंकि आपका दोस्त भी आपके साथ बैठकर ये फॉरेन फिल्में देख रहा है तो आपको पता है कि आप उसे ट्रस्ट कर सकते हो। और यही ट्रस्ट यूनिटी के बीज बो रहा है जनता में। एक आखिरी कारण जिसकी वजह से किम जोंग उनकी पकड़ कमजोर होती जा रही है वो है करप्शन। मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि कैसे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए आपको अक्सर ब्राइब देनी पड़ती है टीचर्स को। रिश्वत देना एक वे ऑफ लाइफ बन गया है नॉर्थ कोरिया में। सरकारी ऑफिशियल्स भी अक्सर इन रिश्वतों पर रिलाई करते हैं अपनी कमाई के लिए, और इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब है कि सरकार के इन डिक्टेटर वाले स्ट्रिक्ट रूल्स का डर लोगों के अंदर खत्म हो रहा है अगर उन्हें दिखता है कि पैसे देकर मैं आराम से ये इलीगल चीज कर सकता हूं। ये सारी चीजें अभी अपने शुरुआती सालों में है। मेरी उम्मीद है कि अगले 10-20 सालों में हमें जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव खबर सुनने को मिलेगी नॉर्थ कोरिया से इसके रिगार्डिंग। हर एक डिक्टेटरशिप, हर एक तानाशाह अपनी ही तबाही के इस तरीके से बीज बोता है। बाकी ये हम सब लोगों के लिए भी लेसन है कि आजादी का क्या महत्व होता है। कभी भी किसी भी पॉलिटिशियन के लिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अपने देशवासियों के खिलाफ मत होना। किसी भी देश में, किसी भी समाज में हमारी जनता की जो यूनिटी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा लेसन यहाँ पर यह है कि कभी भी अपनी जिंदगी की पावर्स किसी सरकारी अथॉरिटी को मत देना। आप कैसे कपड़े पहनते हो, कैसा खाना खाते हो, कैसा हेयर स्टाइल रखते हो, कैसी फिल्में देखते हो, ये सब आपकी अपनी चॉइस है। किसी भी सरकारी अथॉरिटी के पास ये पावर नहीं होनी चाहिए कि वो आपको डिक्टेट करे आप क्या करोगे। उम्मीद करता हूं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। सो भाई बढ़िया थी वीडियो और मज़ा आ गया भाई। आप मुझे बताना, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी, पता नहीं लगा भाई आधा घंटा कैसे निकल गया। सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर, गुड बाय।